हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने से पहले कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के बीच का डिफरेंस जानना ज़रूरी है। अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो बेसिकली ये होता है अ पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अलग अलग पी ऑर्बिटल्स इस तरह से आपस में इंटरैक्ट करते हैं कि एक रास्ता बन जाता है जिस पर बाद में इलेक्ट्रॉन्स हिल डुल सके। हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा अलग होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ये होता है मेनी पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि कॉन्जुगेशन में इंटरेक्शन होता है फिल्ड पी ऑर्बिटल्स और एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स के बीच में, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में इंटरेक्शन होता है फिल्ड sp3 ऑर्बिटल्स और एम्प्टी पी ऑर्बिटल के बीच में। इस फील्ड ऑर्बिटल की sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मल्टीपल पाथ्स क्रिएट हो जाते हैं कॉन्जुगेशन के। लेकिन सिंपल कॉन्जुगेशन वाले केस में ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पर sp3 कंडीशन नहीं है। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन पे आते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, अल्कीन्स और कभी कभार कार्ब एनायंस भी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन ये थी कि फिल्ड sp3 ऑर्बिटल एक एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करे, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा। तो ये वाला कार्बन तो इन चारों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और फिल्ड भी है, तो ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब बात करते हैं कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन में ये वाला कार्बन पर है एक वेकेंट p ऑर्बिटल, यानी कि हमारी एम्प्टी ऑर्बिटल की कंडीशन हो गई है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा देगा। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स की बात करें तो इस वाले कार्बन पे होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि इसमें भी थोड़ी बहुत वैकेंसी है, तो इसे भी एमटीपी ऑर्बिटल के तौर पे माना जा सकता है। बात अल्कीन्स की करें तो यहाँ पर वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो ये एम्प्टी पाई ऑर्बिटल के केस में आ सकता है। लेकिन कार्बेनाइंस के केस में ऐसा नहीं है। कार्बेनाइंस में तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसके ऑर्बिटल में, एम्प्टी होना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कार्बेनाइंस हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो बाद में पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पर एक दो बार कभी एक से गलती से कार्बेनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा दे, वरना मोस्टली कार्बेनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनके पास फिल्ड पी ऑर्बिटल है, जबकि यहाँ पर एमटीपी ऑर्बिटल की ज़रूरत थी। तो शुरुआत करते हैं कार्बोकैटायन से। इसमें जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कार्बोकैटायन के पास वाला कार्बन, यानी कि अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को यहाँ डोनेट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन एक प्रोटॉन बन चुका होता है जो कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर चुका है। तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा तरीका ये होता है कि इस बार ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट कर दे, जिस वजह से डबल बॉन्ड और प्रोटॉन क्रिएट हो जाए। और तीसरा तरीका होता है कि इस बार ये वाला सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट करे, जिस वजह से डबल बॉन्ड और प्रोटॉन क्रिएट हो। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स है, इन तीनों को अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। और जब भी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो तो 3 तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, यानी कि देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर कॉन्जुगेशन। एक ही मॉलिक्यूल में 3 अलग अलग तरह से कॉन्जुगेशन किया जा सकता है और इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब इस मॉलिक्यूल को देखें। इसमें कार्बोकैटायन के पास अल्फा कार्बन है और उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पर कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे? यहाँ पर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर लगे हुए दोनों हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स हुए। तो यहाँ पर 2 तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे होगा कि एक बार ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके डबल बॉन्ड
और प्रोटॉन दे। और दूसरा तरीका ये होगा कि इस बार ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड और प्रोटॉन दे। अब इस मॉलिक्यूल से कुछ पॉइंट्स सीखने ज़रूरी हैं। पहली बात कि कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन बीटा कार्बन पर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम अल्फ़ा कार्बन की बात करें तो अल्फ़ा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कार्बोकैटायन के एम्प्टी ऑर्बिटल के जस्ट पड़ोस में है। तो कार्बोकैटायन का एम्प्टी ऑर्बिटल और अल्फ़ा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड इजीली आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ये यहाँ पास में से ही इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। लेकिन अगर बीटा कार्बन की बात करें तो बीटा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कार्बोकैटायन के एम्प्टी ऑर्बिटल से दूर है, तो ये दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला सिग्मा बॉन्ड टूटता है, कोई और बॉन्ड नहीं टूटता है। जैसे कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डोनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन ना ही अल्फ़ा कार्बन की तरफ ज़्यादा होगा ना ही बीटा कार्बन की तरफ, दोनों बीच में आपस में बराबरी से बटे रहेंगे। तो यहाँ पर डोनेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर इसको कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से कंपेयर करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के बाहर प्रोटॉन के फॉर्म में जा सकता है और कार्बन इजीली इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच के अपने पास में डोनेट कर देता है। तो इससे हमने क्या पॉइंट्स डिराइव किए? फर्स्ट कि कार्बन शुड बी sp3, सेकंड द कार्बन शुड बी अल्फा कार्बन, एंड थर्ड दिस कार्बन शुड हैव हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। और फोर्थ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। और एक पॉइंट पर और ध्यान दें कि हाइपर कॉन्जुगेशन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को अगर गौर से देखें तो इस कार्बन और इस प्रोटॉन के बीच में ये बॉन्ड टूट चुका है, कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में काउंट हो रहा है। इसीलिए कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है बेकर नाथन इफेक्ट। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं तो इसके पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इसके पास सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसलिए सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होने से मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा रास्ते हैं उसके पास घूमने फिरने के लिए। वो एक जगह पर कन्फाइंड नहीं है, वो ज़्यादा तरफ फैल सकता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है वो मॉलिक्यूल में स्टेबल फील करता है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को देखें कंपैरेटिवली तो इसके पास घूमने फिरने की जगह थोड़ी कम है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा है और इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और पॉइंट ध्यान रखें, मोर अल्फा हाइड्रोजन मीन्स मोर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल का ये वाला ऑर्बिटल देखें, ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसे बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा? ऑब्वियसली अपने पड़ोस वाले बॉन्ड से, यानी कि अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करते हैं कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बना देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन एक फ्री रेडिकल के फॉर्म में पास में बैठा रहता है। ऐसे ही दूसरे अल्फा हाइड्रोजन
अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर पाई बॉन्ड बनाएगा और इधर फ्री रेडिकल बनाएगा। और ऐसे ही तीसरा अल्फा हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से तोड़ेगा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ जाए। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, मतलब 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं अल्कीन्स पर। अल्कीन में यहाँ पर प्रेजेंट है एक वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड्स की खासियत क्या होती है कि उन्हें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेंगे? ऑब्वियसली अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा बॉन्ड से। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरह से होता है कि कार्बन हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट कर देंगे और ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, जिस वजह से कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को नेगेटिव चार्ज में देगा और ऐसे ही तीसरा अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड भी अपना इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के बाहर आ जाएगा। इन तीनों केसेस में हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर प्रेजेंट है। और क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हुए। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करना है, इसमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस क्या होती है कि अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और इस पर हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन के पास 3 अल्फा कार्बन है और तीनों पर 3-3 हाइड्रोजन है, यानी कि टोटल में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हुए। इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें कार्बोकैटायन के पास ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और ये दोनों बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ये वाला अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही चाहिए, तो ये वाला कार्बन रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिर्फ ये वाला अल्फा कार्बन जिस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है वो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला, उससे कम 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला और सबसे कम स्टेबल होता है 1 अल्फा हाइड्रोजन वाला। अब इन दोनों फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो बेसिकली दोनों के पास एक एक अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इन दोनों पर 2-2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे। अब इससे देख के कुछ पता चल नहीं रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ध्यान से देखें। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर CH3 ग्रुप है जो कि एक +I ग्रुप होता है और यहाँ पर NO2 ग्रुप है जो कि -I ग्रुप होता है। +I ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर धकेलना, जबकि -I का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचना। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, +I देने वाली ताकत रख रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। इससे एक पॉइंट क्या डिराइव करा कि जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स बराबर हो, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बराबर हो और हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं पता चल पा रहा हो कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, तो उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ करना चाहिए। और इंडक्टिव इफेक्ट में भी +I वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है और -I वाला ग्रुप कम स्टेबल होता है। ऐसे ही अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें। इन तीनों अल्कीन्स के पास 2-2 अल्फा कार्बन हैं और सबकी 2-2 अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इन पर 3-3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, यानी कि टोटल में इन तीनों स्ट्रक्चर्स में 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो उससे भी कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों में 2-2 CH3 के ग्रुप से, यानी कि तीनों में +I इफेक्ट वाले 2-2 ग्रुप हैं, बराबर इंटेंसिटी है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट से भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे केसेस में रूल्स थोड़े बदल जाते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो हमेशा याद रखना ट्रांस स्ट्रक्चर सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर दोनों अल्फा कार्बन ट्रांस हैं,
इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि इस वाले में दोनों अल्फा कार्बन सिस हैं, इसलिए कम स्टेबल है। अब इस तीसरे मॉलिक्यूल को कैसे देखेंगे? तो जब भी एक ही कार्बन पर ज़्यादा प्लस आई ग्रुप्स हो तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 प्लस आई ग्रुप्स हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो एक कार्बन पर एक प्लस आई ग्रुप था, इसीलिए ये दोनों कंपैरेटिवली कम स्टेबल हो गए। तो इससे एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट भी मदद में नहीं आए, तब सबसे ज़्यादा स्टेबल वो स्ट्रक्चर होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट हो ऑन द सेम कार्बन एटम। उससे कम ट्रांस और सबसे कम स्टेबल होगा सिस। नेक्स्ट आते हैं कार्बन आयंस पर। अब कार्बन आयंस नॉर्मल तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन तो दिखाते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर है फिल्ड पी ऑर्बिटल, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज बता रहे हैं, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है। और इसके पास वाला अल्फा कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड भी डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है। तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर इस सिचुएशन को बदल दिया जाए, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया जाए, तो क्या होगा? क्लोरीन हो गया कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींचना पसंद करेगा, और ये वाला कार्बन का नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही डोनेट करने की इच्छा रख रहा है, तो ये यहाँ पर डोनेट कर देगा, जिससे डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर नेगेटिव चार्ज लेके साइड में बैठ जाएगा। तो ये हुआ नो बॉन्ड रेजोनेंस।